अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो ये वीडियो पॉडकास्ट आपके लिए है। इसमें आज वकास से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा और वकास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ बेस्ट ऑफ नॉलेज आपको गाइड करेंगे कि पीआर कैसे लेते हैं, कौन से वीज़े के थ्रू आप जाते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया, और क्या टाइम लगता है, क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या कॉस्ट होती है। ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आपको गाइड करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज मेरे साथ जो मौजूद एक शख्सियत हैं वो एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, वकास अहमद नाम है इनका, और इनसे हम जानेंगे कि वो कैसे गए यहाँ से डिग्री करके, क्या इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री थी एजुकेशन की, और ये किस पर्पज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे, किस ईयर में गए थे, और आज 2023 में जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उनका क्या एनालिसिस है। तो चलें बताइए। जैसा कि फ़ारूक ने तारुफ़ कराया है, ऑस्ट्रेलिया में मेरी जर्नी 2017 में स्टार्ट हुई थी। पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया 2017 में मैं गया था। जो क्वालिफ़िकेशन थी मेरी वहाँ पे आईटी के लिए मैंने परस्यू की थी इन कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। तो फ़ारूक के साथ मिलके मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा फ्रॉम माय स्टूडेंट वीज़ा टू माय टीआर टू माय पीआर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल स्टेप्स या स्टेजेस जिसके साथ मुझे गो थ्रू करना पड़ा टूवर्ड्स द पाथ ऑफ पीआर। अच्छा, मुझे वकास ये बताएं कि किसी पाकिस्तानी ने बाहर ऑस्ट्रेलिया जाना हो तो उसके लिए क्या पाथवेज़ हैं कि वो अप्लाई कर सकता है, जिस तरह एजुकेशन की फील्ड वर्क की होती है, परमिट की, तो उसमें थोड़ा सा गाइड करें हमारी ऑडियंस को। ऑस्ट्रेलिया में पीआर के लिए बेसिकली दो पाथवेज हैं। जो पहला पाथवे है वो है वाया योर स्टूडेंट वीज़ा। जो दूसरा पाथवे है दैट्स फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल जिसके पास 3 से 5 साल का या इवन मोर एक्सपीरियंस हो ओवरसीज़ का, इवन इन हिज और हर होम कंट्री, एंड दैट कुड एसेंशली हेल्प हिम और हर गेट द पीआर इन ऑस्ट्रेलिया। तो जो दोनों पाथवेज हैं इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने फर्दर एजुकेशन मास्टर्स उधर से किया, तो आपने एजुकेशन वर्क वीज़ा को छोड़ के एजुकेशन वाला वीज़ा आपने लिया होगा, ठीक है। उसकी बुनियाद पे आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें कि उसका क्या वर्क प्रोसेस होता है, और आफ्टर ग्रेजुएटिंग आपके पास क्या टाइमलाइन होती है कि वर्क कर सकते हैं, और उनके कोई पॉइंट्स भी होते हैं, उसमें भी बताइएगा उसके बारे में। अच्छा, तो मेरी क्योंकि ग्रेजुएशन पाकिस्तान से थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो प्रायर एक्सपीरियंस मेरे पास कोई नहीं था। ठीक सो है। बेस्ड ऑन दैट आई हैड टू अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा विच लेड टू माय परमानेंट रेजिडेंसी इन ऑस्ट्रेलिया। सही। तो जब स्टूडेंट वीज़ा के लिए आप जाते हैं तो बेसिकली इसमें कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो बैचलर्स के लिए आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, कुछ ऐसे होते हैं जो कि मास्टर्स के लिए पीएचडी के लिए आते हैं। सही। तो ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है कि क्योंकि इशू बैचलर्स में ये है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में 3 साल का बैचलर्स है, सही। तो जो आपकी एजुकेशन फ़ी है या जो ट्यूशन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स। इसी तरह फिर पीएचडी में या मास्टर्स पर रिसर्च की डिग्री में आपको ऑप्शन मिल जाती है टू गेट अ स्कॉलरशिप, रिसर्च स्कॉलरशिप। तो इसलिए जो ज़्यादातर आपके कंसल्टेंट्स हैं पाकिस्तान में वो गाइड करते हैं आपको, जो कि गाइडेंस मेरे हिसाब से ठीक भी है, टू गो फॉर योर मास्टर्स, क्योंकि 2 साल की डिग्री होती है। आपको 4 सेमेस्टर्स की ट्यूशन फ़ी पे करनी पड़ती है, अच्छा, वेयर एज इन बैचलर्स आपको 6 सेमेस्टर्स की ट्यूशन फ़ी पे करनी। यहाँ पे मेरा एक और सवाल आया है कि क्या आप स्कॉलरशिप पे गए थे या सेल्फ फंडेड था, और इसमें क्या, अगर आपके पास नॉलेज है स्कॉलरशिप्स का, दोनों को बता ठीक है, दीजिएगा। तो जो ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप्स होती हैं वो भी हाईली कम्पेटिटिव होती हैं। तो एक तो ये है कि कंपटीशन काफ़ी स्ट्रांग होता है। इट्स क्वाइट हार्ड टू गेट अ स्कॉलरशिप इन ऑस्ट्रेलिया जो कि फुली फंडेड हो। सही। फुली फंडेड के अलावा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो एजुकेशन है दैट सॉर्ट ऑफ एन इंडस्ट्री एज वेल, तो ट्यूशन फीस इतनी ज़्यादा होती हैं कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ आपको 20-25% स्कॉलरशिप वैसे ही ऑफ़र कर देती हैं। सही। तो जो मुझे ऑफ़र हुई थी दैट वाज अबाउट 25-30%। पर उस स्कॉलरशिप को मेंटेन करने के लिए आपको एक जीपीए अगले ट्राइमेस्टर्स में मेंटेन करना होता है, वरना वो स्कॉलरशिप आपकी चली जाती है बेसिकली। सही। सो मतलब लेट से अगर कोई नया स्टूडेंट है जो ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, वंस ही और शी हैज़ कम्प्लीटेड हिज क्वालिफिकेशन, तो क्योंकि मेरी अपनी डिग्री आईटी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो मैं आईटी और इंजीनियरिंग के ऊपर ही बात करूंगा। सही। बट दिस कुड बी इंटीग्रेटेड इनटू ऑल द फील्ड। सो जो प्रीटी मच मेरा प्रोसेस है, हर किसी का वही प्रोसेस होगा, बट इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट, पर स्टेप्स मोर और लेस यही होंगे। सही। अब लेट्स से अगर कोई आईटी के लिए आया है ऑस्ट्रेलिया, डिग्री कर ली, वंस द 2 years ऑफ मास्टर्स हैज़ बीन कम्प्लीटेड, उसके बाद वो क्या करेगा कि अपनी डिग्री को एसीएस से असेस कराएगा। सो एसीएस बेसिकली स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी। ठीक है।
तो इसकी एक एग्जांपल ऐसी है जिस तरह पाकिस्तान में होता है, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या टेलीकॉम करते हैं तो उसके बाद हमें पीसी से डिग्री रिकग्नाइज करनी पड़ती है, तो एक्रेडिटेशन होती है basically। बिल्कुल। तो ACS भी एक असेसिंग बॉडी है बेसिकली, जो कि आपकी डिग्री को बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट्स दैट यू स्टडी वो असेस करेगा, और फिर उसकी बेसिस पे आपको वो टाइटल दे देगा। लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कैटेगरी में आपकी डिग्री आती है, या साइबर की, या नेटवर्किंग की, जो भी। उनके सब ब्रांचेस में बता देगा, हाँ, डिफाइन कर हाँ, देगा, हाँ, ठीक है। तो जब आपकी डिग्री असेस हो जाए बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा के बाद, मतलब आप अपनी डिग्री असेस करा लें ACS से, और असेस कराने से पहले एक्चुअली आपको एक स्टेप ये होता है कि आपको डिग्री असेस कराने से पहले प्रोफेशनल ईयर करना पड़ता है साल का। तो इसमें अगर आप मेरी तरह के हैं जिसके पास कोई IT का प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको साल का प्रोफेशनल ईयर करना पड़ेगा। सही, तो बेसिकली आपकी जो डिग्री असेस होती है ACS से, वो साल के प्रोफेशनल ईयर के बाद होती है, ठीक है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास साल का एक्सपीरियंस है, सो यू कैन फोरगो योर प्रोफेशनल ईयर एंड स्टिल गेट योर डिग्री असेस्ड बाय ACS। सो आई जस्ट रीसमराइज इट। दो तरीके होते हैं डिग्री को असेस कराने के। पहला तरीका यह है कि अगर आप नॉन एक्सपीरियंसड है, अनएक्सपीरियंसड है, तो आप ACS के पास आप प्रोफेशनल ईयर करेंगे साल का, ठीक है, और प्रोफेशनल ईयर करने के बाद आप ACS के पास जाएंगे डिग्री असेस कराने। सही, वेयर एज इफ़ यूर एक्सपीरियंस, लेट्स से आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इन दैट केस स्किप कर देंगे प्रोफेशनल ईयर वाला पार्ट और डायरेक्टली ACS के पास जाएंगे। इसमें एक तीसरा पॉइंट ये भी है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है भी ना, लेट्स से, तो फिर भी आप प्रोफेशनल ईयर कर सकते हैं। उसका एडवांटेज आपको क्या होगा कि आपको 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे टुवर्ड्स योर इमिग्रेशन। यहाँ पे मैं आना चाह रहा था, पॉइंट्स का आपने नहीं बताया। पॉइंट्स का गाइडलाइन करें, पॉइंट्स क्यों इकट्ठे करने होते हैं, पॉइंट्स की कितने पॉइंट्स चाहिए बेसिक PR के अप्लाई करने के लिए, उसका बारे में थोड़ा सा गाइडेंस कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल। तो जो डिपार्टमेंट की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है ना पॉइंट्स की, दैट इज 65 पॉइंट्स। तो आपको आउट ऑफ 100 नहीं है, मतलब 100 से ऊपर भी आपके पॉइंट्स जा सकते हैं, पर जो बेयर मिनिमम आपको चाहिए थ्रेशोल्ड 65 वो 65 पॉइंट्स का है। तो 65 पॉइंट्स का ये मतलब नहीं है कि योर PR इज रिकॉग्नाइज, योर PR इज गारंटीड। उसका सिर्फ ये मतलब है कि यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर योर PR। थ्रेशोल्ड पे आ गए आप बिल्कुल, आप थ्रेशोल्ड पे आ गए। सही। तो अब अगर हम बाइफरकेट करें ना पॉइंट्स को, तो सबसे पहले आपको एज के 30 पॉइंट्स मिलते हैं इन केस यू आर लेस देन 33 ईयर्स ओल्ड। तो आपको 30 पॉइंट्स मिल जाएंगे। हाँ, अगर आपकी एज 33 से कम है। और ये मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा जो काइंडली आप अपनी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के शेयर कर दें, जिसपे एग्जैक्ट डिपार्टमेंट की तरफ से डिटेल्स पब्लिश पॉइंट्स की ब्रेकडाउन की हुई है। पर हम समराइज कर रहे हैं इस वीडियो में, तो इसलिए एज के हो गए 30 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद आपकी एजुकेशन के होते हैं 20 पॉइंट्स। अब इसे हम ना सब डिवाइड करते हैं एजुकेशन के 20 पॉइंट्स को। अगर आपने डिग्री ओवरसीज से ली हुई है ना, तो आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स से आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से कोई काम किया हुआ है, ब्रिटानिया की, हाँ, तो आपको एज लॉन्ग एज योर डिग्री इज आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। आपने कॉम्प्यूटर से डिग्री की थी तो आपको 15 पॉइंट्स मिले, राइट? बिल्कुल, पाकिस्तान फॉरन हो गया ना उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बट लेट्स से अगर आपकी, क्योंकि आपके इसी सवाल पे आऊँगा, क्योंकि मेरा मास्टर्स ऑस्ट्रेलिया से था, तो इन दैट केस मुझे 20 पॉइंट्स मिले थे, क्योंकि 15 पॉइंट्स आपको एनीवे मिलते ही मिलते हैं, और 5 पॉइंट्स आपके होते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्वालिफिकेशन के। ऑस्ट्रेलियन के पर्क्स, मतलब आपने यहाँ की एजुकेशन से आपने लिए तलीम। हाँ, बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको PTE के या IELTS के 20 पॉइंट्स मिलते हैं इन केस यू स्कोर 8 ईच इन PTE। अच्छा, क्या हम IELTS के बगैर भी प्रोसेस कर सकते हैं अपने PR? उसकी ऑप्शन होती है? IELTS आपको चाहिए होगा या PTE आपको चाहिए होगा? PTE स्टैंड्स फॉर पियर्सन टेस्टिंग। अच्छा, उनकी अपनी टेस्टिंग की जो है, ठीक हाँ, है, हाँ, हाँ, हाँ। सही। तो अच्छा, PTE के 20 पॉइंट्स हो गए इन केस आपका 8 ईच आता है हर बैंड में। अगर आपका 8 से कम आता है, लेट्स से 8, 8, 8 और 7, मतलब 4 कंपोनेंट्स होते हैं ना टेस्ट के, सही। रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। तो जैसे IELTS के अंदर ब्रेकडाउन बिल्कुल। तो अगर किसी भी बैंड में आपका लेट्स से 7 आ जाता है, तो फिर आपको पॉइंट्स मिलेंगे 10। सही। सही है। और अगेन और ब्रेक डाउन भी है इसका। लेट से आपका 6 आता है या उससे कम आता है, तो आपको डिफरेंट, मतलब पॉइंट्स और आपके कम कम हो जाएंगे। उसके कॉरेस्पॉन्ड डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। हाँ, पर क्योंकि हम आइडियल सिचुएशन की इसमें बात करें, तो 7 आपने ले लिया, आपको 8 लेने ही लेने, 8 लेने मिनिमम, ठीक है, टू इंक्रीज योर चांसेस इन PR, ठीक है। सही। अच्छा, जो एक और चीज़ है आपकी, वो है नाती का टेस्ट या CCL का टेस्ट उसे कहते नाती हैं। क्या चीज़ है? नाती इज़ बेसिकली a test which is sort of used to check your abilities on how good you have the grasp of your native language and English. तो basically टेस्ट का तर्ज ये है कि अंग्रेज़ी
से आप, क्योंकि मैंने उर्दू में टेस्ट दिया था, इसी तरह आप पंजाबी में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं। मेरे उर्दू के टेस्ट का तर्ज ये था कि 2 डायलॉग्स थे, एक डायलॉग इंग्लिश में था, उसे मैंने उर्दू में ट्रांसलेट करना था, और एक उर्दू में था, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। तो अगेन नाती भी आप जब क्लियर करते हैं तो आपको 5 एडिशनल पॉइंट्स मिल जाते हैं। अच्छा, फर्दर मोर इसमें यह है कि अगर आपने रीजनल एरिया से ऑस्ट्रेलिया की किसी स्टडी किया है, रीजनल एरियाज में, सो ऑस्ट्रेलिया में कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, कुछ रीजनल सिटीज़ हैं, जैसे मेलबर्न, सिडनी, ये आपके हो गए मेट्रोपॉलिटन। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन हो गए। इसी तरह विक्टोरिया के अंदर एक और सिटी है जिलोंग, जो कि कंपैरेटिवली छोटा है, ऑस्ट्रेलिया से इतना वेल डेवलप्ड नहीं है, तो उसे रीजनल कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन इज लाइक मोर अर्बनाइजेशन, हाँ, और जो दूसरा थोड़ा urbanization, rural more में चला जाता है। development, more ठीक है। industry। तो जिस तरह आप जिलोंग की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, या पर्थ की एग्जांपल है, इन दोनों सिटीज़ में ये है कि फ़िलहाल गवर्नमेंट चाहती है कि लोग रीजनल में जाएं आबाद करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, एजुकेशन सेक्टर को उधर के डेवलप करने के लिए। तो उसका पर्क गवर्नमेंट ये देती है कि आपको 5 एडिशनल पॉइंट्स गवर्नमेंट देती है इफ़ यू स्टडी फ्रॉम रीजनल वंस यू हैव ग्रेजुएटेड। सही। अच्छा, इसके बाद ये है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं कि आप मैरिड हो या सिंगल हो। तो इन केस अगर आप सिंगल हैं तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। इन केस आप मैरिड है ना, तो फिर आपको 10 पॉइंट्स तब मिलेंगे जब आपके पार्टनर की एक तो स्टेम में डिग्री हो, दूसरा इंग्लिश में वो प्रोफिशेंट हो। स्टेम में डिग्री से मुराद साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मेडिकल। अच्छा अच्छा। तो इन केस अगर इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ में आपका पार्टनर लैक करता है ना, लेट्स से उसकी प्रोफिशेंट इंग्लिश नहीं है, तो 5 पॉइंट्स आपके डिडक्ट हो जाए। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जो कि एज एन इंडिविजुअल उनका जो पार्टनर स्पाउस है, उनकी प्रोफिशिएंसी कैसे टेस्ट करेंगे? तो बेसिकली उन्हें भी सेम टेस्ट देना पड़ेगा, अच्छा, पीटी का या आइल्स का, जिसमें वो कंफर्टेबल है। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मास्टर्स में स्टडी आप ऑस्ट्रेलिया में करते हैं तो 20 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ओवरसीज़ आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको मिलेंगे 15 पॉइंट्स। इसमें कुछ ऐसी डिग्रीज हैं जिसके आपको एडिशनल पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, जिस तरह लेट से आप आते हैं पीएचडी के लिए इधर ऑस्ट्रेलिया में, तो पीएचडी के भी आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि किसी ने मास्टर्स अगर पहले किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, तो मास्टर्स के वो 20 पॉइंट्स ले चुके हैं, पर अब मास्टर्स के बाद उसका इरादा बना पीएचडी करने का, तो एडिशनल 20 पॉइंट्स उसे मिलेंगे। अच्छा वकास, आपने प्रोफेशनल ईयर के बारे में जिक्र किया था शुरू में, तो क्या उसके भी पॉइंट्स होते हैं? हाँ, तो ऐसा करते हैं, प्रोफेशनल ईयर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये कि प्रोफेशनल ईयर इज़ अबाउट 1 ईयर लॉन्ग, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ आपको यूनिट्स पढ़ाते हैं जो कि जॉब रेडी आपको करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तान से आए होते हैं तो वो सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म और ऑस्ट्रेलियन कल्चर हम लैक करते हैं, जो कि ज़रूरी होता है ऑस्ट्रेलियन एनवायरनमेंट में जॉब करने के लिए। ठीक है। तो कुछ कोर कोर्सेज होते हैं, उसके अलावा टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम वो 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप भी करा के देते हैं। द बेनिफिट ऑफ दिस इज़ के आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं इमिग्रेशन के लिए प्रोफेशनल ईयर के बाद। एक और बेनिफिट ये है कि इन केस यू आर नॉट एबल टू गेट अ जॉब योरसेल्फ, उस केस में आपको एक इंटर्नशिप मिल जाती है, और इंटर्नशिप पे इफ़ यू डू वेल तो वो आपको जॉब पे भी रख सकते हैं बेस्ड ऑन योर फील्ड। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा फॉरवर्ड करूँगा, मतलब एक और चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल ईयर के दौरान भी आप वैसे जॉब कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रोफेशनल ईयर कर रहे हैं तो आप प्रोफेशनल जॉब नहीं कर सकते। बोथ ऑफ द थिंग्स आर नॉट रिलेटेड। प्रोफेशनल ईयर पीआर के पर्सपेक्टिव से लिए सिर्फ इसलिए ज़रूरी है ताकि आप 5 पॉइंट स्कोर कर सकें। सही। उसका इम्पैक्ट इस लिहाज से नहीं पड़ता कि आपको कोई जॉब नहीं देगा या कोई आपको हायर नहीं करेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सेकेंडली ये चीज़ है कि अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में और आपको जॉब किए हुए 1 साल हो गया है, तो आपको 5 पॉइंट्स उसके मिलेंगे। सही। फॉर 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस आ गया। फॉर 3 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, अगर कोई 3 साल से नौकरी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में तो उसे 10 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है। अगर कोई ओवरसीज़ बैठा है जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसे 5 पॉइंट्स मिलेंगे। सो लेट्स से आप अगर ओवरसीज़ से अप्लाई करें पीआर के लिए एज एन ओवरसीज़ कैंडिडेट, और आप कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं आए, तो फिर भी आप अप्लाई तो कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। तो उस केस में आपके पास मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टू गेट 5 पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा, अब जब आपका 1 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उस एक्सपीरियंस को भी अलग से आपको ACS से असेस करवाना पड़ता है। सही। तो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब अगर देखा जाए तो बेस्ट सिनारियो ये होता है कि आप अपनी मास्टर्स की या बैचलर्स की डिग्री करें, उसके बाद प्रोफेशनल ईयर करें, और फिर प्रोफेशनल ईयर के बाद अगर आपका साल का जॉब एक्सपीरियंस भी हो जाता है तो इन तीनों चीज़ों को आप एक साथ असेस कराएं, बजाय इसके कि पहले आप अपनी डिग्री असेस कराएं, फिर अपना प्रोफेशनल ईयर असेस कराएं, और फिर आप अपनी जॉब असेस कराएं। तो तीनों चीज़ों को अगर पॉसिबल हो तो एक साथ ही असेस करा लेना चाहिए।
आपने प्रोफेशनल ईयर किया है तो उसके साथ आपको जॉब भी करनी पड़ी होगी टू मेक एंड्स मीट, तो उसमें आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे लेके आए थे, उसके बारे में अगर आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा गाइड कर सकें। अच्छा, तो जो प्रोफेशनल ईयर की सबसे अनोइंग चीज़ है वो ये है कि द कॉस्ट ऑफ इट इज़ अलॉट, मतलब तकरीबन $8,000-9,000 से लेके $15,000 तक प्रोफेशनल ईयर कॉलेजेस ऑफर करते हैं। ये आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बता जी, रहे मैं हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर ठीक है, में AUD में बता रहा हूँ। ठीक है। तो अब ये अगेन दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मैंने साल का प्रोफेशनल ईयर किया, तो एज सच देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ कॉलेज दैट ऑफर्स प्रोफेशनल ईयर फॉर $9,000 लेट्स से एंड $15,000। कोर्सेज मोर और लेस सेम होंगे, करिकुलम भी मोर और लेस सेम होगा, एंड द चांसेस यू गेट एन इंटर्नशिप वुड बी मोर और लेस सेम। दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मैंने अपने साथ लड़कों को देखा जिन्होंने महंगे कॉलेजेस से भी किया, सस्ते कॉलेजेस से भी किया। सो प्रोफेशनल ईयर की मद में मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इफ़ यू आर नॉट लाइक, अगर आपके पास रिसोर्सेज की किल्लत है तो आप देयर इज नो नीड टू गो फॉर एन एक्सट्रीमली हाई कॉलेज दैट हैज़ अ हाई ट्यूशन फ़ी। कन्वर्सली अगर बात की जाए एजुकेशनल डिग्री की, तो मैं हमेशा कहूँगा कि जितनी अच्छी डिग्री आप ले सकें अच्छे कॉलेज से वो लें या यूनिवर्सिटी से, ठीक है। सही है। अब रही बात कि मैनेज कैसे किया, तो प्रोफेशनल ईयर की हफ्ते में एक दिन क्लास होती थी या 2 दिन होती थी, अब 3 साल हो गए मुझे। ठीक है। तो वीकेंड्स पे प्रोफेशनल ईयर आपका होता है बेसिकली, तो एज सच वो आपकी प्रोफेशनल जॉब के साथ हिंड्रेंस नहीं होती आपको, इट्स मैनेजेबल। इट्स मैनेजेबल, क्योंकि अगर आपकी प्रोफेशनल जॉब मंडे टू फ्राइडे है तो वो 5 दिन आप उधर काम कर रहे हैं, सैटरडे संडे को जो भी आपका दिन है प्रोफेशनल ईयर का आप वो उधर जा रहे हैं। जो भी असाइनमेंट्स होती हैं मोर और लेस आपके पास, अच्छा प्रोफेशनल ईयर की क्लासेस होती हैं फ्रॉम अबाउट 9 to 5 इन द इवनिंग, तो आपका पूरा दिन तो लग ही जाता है उधर। सही। पर इसमें यह है कि क्लासेस के दौरान वो आपको टाइम देते हैं टू डू योर असाइनमेंट्स या जो भी आपके डेली टास्क होते हैं, तो एज सच आपको आउट ऑफ दैट टाइम मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर आप अपना कॉलेज में ही काम कर लें, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल, तो आपके ऊपर घर जाके वो बर्डन नहीं आता एज सच। तो ओनली डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ कि अगर आपके पास जॉब नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी हम ये डिस्कस करेंगे कि अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि प्रोफेशनल ईयर के एंड पे 3 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है जो आपको करनी पड़ती है, राइट। तो क्योंकि मैं प्रोफेशनल जॉब कर रहा था एट दैट टाइम, तो मैंने इंटर्नशिप नहीं की और मैंने उस इंटर्नशिप को रिप्लेस कर लिया अपनी जॉब के साथ। सही है। ठीक है। वेयर एज अगर आपके पास प्रोफेशनल जॉब नहीं है तो तब आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। सो इन केस यू आर डूइंग ऑड जॉब्स, तो इन दैट केस फिर आपकी प्रोफेशनल ईयर की जो इंटर्नशिप है वो आपकी ऑड जॉब्स के साथ वो कर सकती है, ओवरलैप कर सकती है, तो फिर आपको उस केस में मैनेज करने की सब चीज़ों को ज़रूरत है। पर उसके अलावा एज सच कोई इश्यूज नहीं है। अच्छा, ये जो पॉइंट्स आपने डिस्कस किए थे इनिशियली, जो आपने बताया था, स्टार्ट किया था कि अगर आपके पास ओवरसीज़ की डिग्री है 30 पॉइंट्स उसकी हैं, ये पॉइंट्स एक्यूमुलेट करके इकट्ठे करके कितने टाइम ड्यूरेशन में आपने गवर्नमेंट को प्रूव करना होता है दैट यू आर एलिजिबल फॉर द पीआर। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए कि जब आपकी डिग्री हो जाती है मास्टर्स या बैचलर्स, उसके बाद आप अप्लाई करते हो टेम्परेरी वीज़ा के लिए, TR? जिसे आप टीआर बोलते हैं। ठीक है। सब क्लास आई थिंक इसकी गालबन 485 है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि टीआर की क्या सब क्लास है। बट एनीवे, जब आप टीआर डाल लेते हैं ना, तो कुछ टाइम तो होता है जो टीआर की प्रोसेसिंग का होता है, लेट्स से 3 to 4 मंथ्स आजकल लग रहे हैं, ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं, जिसमें आप ब्रिजिंग वीज़ा पे होते हो। तो टीआर आप अप्लाई कर देते हो, पर फॉरेन डिपार्टमेंट आपको टीआर नहीं देता, तो क्योंकि आपने ओवरसीज़ रहना होता है तो एक ब्रिजिंग वीज़ा आपको मिल जाता है ताकि आप लीगली स्टे कर सको। ये टीआर कितने टाइम पीरियड के लिए होता तो टीआर होती है अराउंड 2 years की। है? ठीक है। ठीक है। सो एट द टाइम इट्स ग्रांटेड, उस टाइम से लेके जिस दिन आपको टीआर ग्रांट होती है उस दिन से लेके आपको 2 साल मिलते हैं। इसकी कोई फीस भी है? टीआर की बिल्कुल फीस भी है, और वो भी प्रिसाइज आपको फिगर डिपार्टमेंट की वेबसाइट से मिल सकती है। एस्टिमेट 1500 कितना होगा? अबाउट आई थिंक 1200 से 1500 के दरमियान होगी है। इट्स डूएबल। हाँ। ठीक है। तो बेसिकली आपको जो अपने पॉइंट्स हैं ना जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो इस पीरियड के दौरान कंप्लीट करने पड़ेंगे। टीआर के पीरियड में हाँ, और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि लेट्स से 2 साल की टीआर है, अब आप यानी 24 मंथ्स की टीआर है, अब अगर आप 23rd मंथ में अपने सारे पॉइंट्स कंप्लीट करके पीआर डाल रहे हो तो फिर आपके चांसेस तो ज़ीरो है ना, ऐसी है। क्योंकि फिर फ़ौरन आपको पीआर ग्रांट भी नहीं होती। तो बेसिकली आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपके 14 मंथ्स या 15 मंथ्स तक आपकी सारी क्योंकि प्रोफेशनल ईयर इट सेल्फ इज़ 1 year, तो 1 साल के बाद आपकी डिग्री सारी असेस होगी। सही है। तो कहने का मकसद बेसिकली ये है कि
आपको चाहिए कि 14 मंथ्स के अंदर अंदर आप अपनी वो कर लें, असेस करवा लें सारी चीज़ें, डिग्रीज वगैरह, नाती शाती, पीटीई सब कुछ कर लें और अपनी पीआर बेसिकली डाल दें। अच्छा। और अभी ये जो मैंने 2 इयर्स की बात की, ये मेरी टाइम ड्यूरेशन में 2 इयर्स की टीआर थी। अब अपेरेंटली डिपार्टमेंट ने शायद ये बढ़ा के 3 साल की कर दिया, तो ये भी एक फर्दर चीज़ है जो आप, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाएगी। हाँ, जो आप गूगल पे सर्च भी कर लें और कंफर्म भी कर लें कि आप प्रिसाइसली कितने सालों की टीआर है या नहीं है। मैं रिकॉल कर रहा हूँ मेमोरी से कि शायद अब उन्होंने 3 साल की कर ली है, पर जब मैं 2017 में आया था मैंने 2019 में टीआर डाली थी। एट दैट टाइम 2 साल की टीआर होती थी। ठीक है। पोस्ट कोविड क्योंकि जॉब्स वगैरह की मतलब वर्क फोर्स चाहिए थी और लेबर चाहिए थी, और पीआर की ग्रांट्स उन दिनों नहीं हो रही थी, तो टू फुलफिल दैट गैप उन्होंने आपकी टीआर 3 सालों की कर दी है अपेरेंटली, जिसमें आप अपना एक एसेट भी आप साबित हो जाए ऑस्ट्रेलिया के लिए और अपनी पॉइंट्स वगैरह भी पूरे कर लें बेसिकली फॉर योर पीआर। बीइंग आईटी ग्रेजुएट, मास्टर्स भी आपने किया उसी में, आप क्या समझते हैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं पीआर के? कोई मेरी तरह या आपने इंजीनियरिंग की हुई है, कोई जहाँ से जाना चाहता है मज़ीद? अच्छा, ये चीज़ वेरी करती है फ्रॉम फील्ड टू फील्ड। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ, फील्ड टू फील्ड इस तरह करती है कि पीआर का जो स्कोप है या किस बुनियाद पे पीआर मिलती है। मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया आपको पीआर दे रहा है तो वो आपसे कुछ ले भी रहा है, तो वो क्या पैरामीटर है जिसकी बेसिस पे आपको पीआर मिलती है? वो ये है कि हर साल एक सर्वे होता है जिसमें मल्टीपल कंपनीज पोस्ट करती हैं जॉब के एडवर्ड्स, जिस डाटा को ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स एक्यूमुलेट करता है और देखता है कि अच्छा किस फील्ड में कितनी वर्क फोर्स या लेबर रिक्वायर्ड है। सो लेट्स से अगर आईटी के अंदर लेबर रिक्वायर्ड है फॉर द ईयर 2023, तो उसका मतलब ये है कि योर चांसेस आर ब्राइट इन आईटी। पर पोस्ट कोविड अगर हम देखें ना, तो जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी वो हेल्थ केयर के सेक्टर में थी, जिसमें आपकी नर्सेज आ जाती हैं, जीपीज आ जाते हैं, थेरेपिस्ट्स आ जाते हैं मुख्तलिफ तरह के। लेकिन यहाँ पे आपको ये महसूस नहीं होता ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी जैसी जॉब्स लेके जा रहे हैं, तो उससे इम्पैक्ट पड़ रहा होगा? बिल्कुल कर रहा है, पर फोकस गवर्नमेंट का भी देखते हैं कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में बेसिकली जा रही है। तो अब अगर आप स्पेसिफिकली विक्टोरिया की स्टेट की बात करें तो बहुत सफ़र किया पोस्ट कोविड इन्होंने, नर्सेज वगैरह की कमी थी, डॉक्टर्स की कमी थी। तो विक्टोरिया स्टेट ने तो हाई प्रायोरिटी रखी है मेडिकल सेक्टर की, और इवन अभी भी हाई प्रायोरिटी मेडिकल सेक्टर की ही है। सही है। और मैं इस हद तक मेरे एक्सपीरियंस में रहा है कि लाइक अभी पोस्ट कोविड हालात बेहतर हुए हैं, पर अभी भी एम्फोसिस या फोकस मिल रहा है आपके मेडिकल सेक्टर को ही फॉर योर पीआर बेसिकली। पर इसके अलावा आईटी के अंदर स्कोप ऑब्वियसली है, ऐसा नहीं है कि आईटी के लोगों को पीआर नहीं मिल रही, पर जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है ना, डिपार्टमेंट वो ज़्यादा कर रहा है एज़ कम्पेयर टू पीपल फ्रॉम हेल्थ केयर सेक्टर। तो बेसिकली कोटा होता है ना, लेट्स से विक्टोरिया को 3000 का कोटा मिल गया पीआर का, तो अब जो कोटे की बाइफर्केशन वो करेंगे, उसमें ज़्यादा पीआरस हेल्थ केयर को मिल रही हैं, कम पीआरस मिल रही हैं आईटी के सेक्टर को या फिर इंजीनियरिंग के सेक्टर को या दीगर अगर अदर सेक्टर्स को, राइट। तो जो उनके मंथली बैलेटिंग होती है जिसमें इनवाइट्स आते हैं, उसमें ज़्यादातर आप ऑब्जर्व करेंगे कि हेल्थ केयर के ज़्यादा इनवाइट्स हैं। दूसरी बात यह कि इनविटेशन के बाद जब आप अपने पीआर के प्रोसेस में पड़ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हैं, तो फिर ग्रांट पीआर कब होती है, उसमें भी अर्जेंसी वो दिखा रहे हैं टूवर्ड्स द हेल्थ केयर सेक्टर। ठीक है। मतलब राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट अगर देखा जाए तो हेल्थ केयर के जो सेक्टर्स में लोग अप्लाई कर रहे हैं उन्हें शायद 2-3 महीने के अंदर पीआर मिल भी जाए, पर जो नॉर्मल सेक्टर्स हैं आपके, उन्हें 7 से 8 महीने, साल लग रहा है। बल्कि डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे 36 महीने वो दिखा रहा है फॉर ग्रांट्स इस वक्त। अब ये बताएं, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ गेटिंग द पीआर इन ऑस्ट्रेलिया? अच्छा, तो द कॉस्ट ऑफ द पीआर इज़ एनीवेयर बिटवीन $5,000 to $5,500। ठीक है। टू बी ऑनेस्ट एग्जैक्ट फिगर्स तो अब मुझे याद नहीं है, आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट से ये वेरीफाई कर सकते हैं सही है। टू गेट एन एग्जैक्ट आइडिया। पर इसमें एडिशनल कॉस्ट्स इस तरह होती हैं कि लेट्स से आप अपनी पीआर किसी एजेंट से डलवा रहे हैं। आपने भी किया था? जी, मैंने भी एक एजेंट से डलवाया था, तो एजेंट कैन चार्ज यू एनीवेयर बिटवीन $2,500 to $5,000 एज वेल। तो वो फिर आपने अपनी एक मार्केट रिसर्च करनी है कि कौन सा एजेंट कितना चार्ज कर रहा है, कौन सा कितना चार्ज कर रहा है। दूसरा एजेंट के साथ अप्लाई करने के क्या पर्क्स आपको मिलेंगे कि आपने पर्क्स एज सच, तो ये मतलब जो इंटायर आपका पीआर का प्रोसेस है फ्रॉम द टाइम यू लॉन्च योर पीआर टिल द टाइम यू आर ग्रांटेड योर पीआर, वो सारा एजेंट ही ओवरसी करेगा। तो द प्रोसेस इज सिंपल इनफ, आप खुद भी कर सकते हैं, इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। पर एक अपनी मेंटल या ज़हनी तसल्ली के लिए आप अगर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट के पास जाएं
तो दे वुड बी एबल टू हेल्प यू और गाइड यू बेटर। ठीक है। और इस तरह मतलब एक और चीज़ भी है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें एजेंट आपको गाइड कर सकता है। लेट से आपने नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी की डिग्री की है स्टेम्स किसी भी यूनिवर्सिटी से, जब आप अपनी डिग्री असेस कराओगे ACS से तो आपको नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी की स्पेशलाइजेशन मिलेगी। सही है। ठीक है। अब एट द टाइम यू अप्लाई योर PR, ऐसा हो सकता है कि शायद नेटवर्किंग का स्कोप PR के लिए कम हो पर साइबर सिक्योरिटी का ज़्यादा हो। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल आई एम यूजिंग कि जो एजेंट होता है आपको वो निटी ग्रिटी डिटेल्स बताता है कि अच्छा इस वक्त तुम नेटवर्किंग की ना एक्सपर्ट ही डालो। होता है। हाँ, ठीक है, बेसिकली समराइजेशन यही है कि एक्सपर्ट होता है। अच्छा जब ये आप PR ले लेते हैं तो देयर इज अनदर स्टेप जिसको कहा जाता है सिटीजनशिप। तो जी। PR सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है? अच्छा, तो अगर तो आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही रहना ना तो देयर वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन PR एंड सिटीजनशिप। ठीक है। क्योंकि जो भी बेनिफिट्स आपको PR पे मिलते हैं, लाइक PR पे आप क्या कर सकते हैं, आपकी एजुकेशन फ्री है इन केस यू वांट टू स्टडी फर्दर। ठीक है। आपकी स्पाउस की भी एजुकेशन अगर उसे भी PR मिल जाती है उसकी भी फ्री होगी। दूसरा यह कि मेडिकेयर आपको मिल जाता है। ठीक है। मेडिकेयर इज़ बेसिकली हेल्थ फैसिलिटीज़। जिस तरह अगर आपके पास PR नहीं, आप GP के पास जाते हो, आउट ऑफ द पॉकेट आपको पे करना पड़ता है। अगर आपके पास PR होती है तो फिर आप मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हो बेसिकली, राइट। तीसरा यह कि आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो अगर करना चाहो। चौथी बात यह कि जिस तरह हम पहले डिस्कस कर रहे थे जॉब्स की कि मिलती हैं कि नहीं मिलती इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को, तो मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स दे रिक्वायर यू टू बी अ परमानेंट रेजिडेंट इन ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अच्छा, अब कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको सिटीजनशिप चाहिए होती हैं, लाइक दे आर सर्टेन जॉब्स इन द डिफेंस सेक्टर जिसमें आपको सिटीजनशिप चाहिए और आपको गवर्नमेंट क्लियरेंस करवानी पड़ती है। सही है। उसके अलावा जो मेन फ़र्क है ना वो ये है कि जो PR है दैट्स अ पीस ऑफ अ पेपर एंड सॉर्ट ऑफ अ वीज़ा दैट गिव्स यू द चांस टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 5 years। जो पासपोर्ट आपका होता है ना, जैसे आप मतलब सिटीजनशिप 5 इयर्स के बाद क्या आपको फिर रिन्यू कराना पड़ता है PR? 5 years के बाद रिन्यू कराना पड़ता है या फिर से एंट्री डालनी पड़ती है। अच्छा लेट अच्छा से ठीक है। अगर आप PR लेके पाकिस्तान चले गए हो और आपका एक्सपायर होने वाला है PR, तो फिर आपको फिर से एंट्री 6 इयर्स आपने पाकिस्तान में गुजार दिए तो आपकी PR ज़ाया चलेगी, ऐसी है ना? जी ठीक है। इसी तरह। तो जो सिटीजनशिप है वो जो ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है उसका एडवांटेज ये है कि आप तकरीबन 180 समथिंग लाइक दैट कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट की मतलब ये सिटीजनशिप के बाद आपको मिलता है जी पासपोर्ट, जी ऐसी जी। है? और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जी कि बताइए। लेट से आपको PR मिल गई ऑस्ट्रेलिया में 4-5 साल रहने के बाद, तो जिस दिन आपको PR मिली है ना उसके साल बाद, अगर आपने ऑलरेडी 5 साल ऑस्ट्रेलिया में गुजारे हुए हैं तो उसके साल बाद आप एलिजिबल होगे फॉर योर सिटीजनशिप। क्या इसकी भी कॉस्ट होती है सिटीजनशिप के अप्लाई करने की या? ये मैं इसलिए श्योर नहीं हूँ कि अभी मैं खुद उस प्रोसेस में पढ़ा नहीं अच्छा हूँ। ठीक है। पर तकरीबन साल आपको वेट करना पड़ेगा फॉर योर सिटीजनशिप। अगर आप को लेट से एक और सिनेरियो इसमें यह है कि आप ओवरसीज़ बैठे थे और आपको PR मिली, ठीक है। लेट से आपने दुबई से अप्लाई किया, आपके पास पॉइंट्स वगैरह थे, आपको PR मिल गई। इन दैट केस अगर आप सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो आपको 5 साल ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स पे गुजारने पड़ेंगे टू बी एलिजिबल फॉर योर सिटीजनशिप। ठीक है। बट टू समराइज इट ऑल, कोई ऐसा सच इतना फ़र्क नहीं अदर देन कि आपको ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट मिल जाता है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिटीजनशिप लेके आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा या चेंज हो जाएगा। आपने कहा कि PR की तकरीबन 5 इयर्स की वैलिडिटी होती है, ठीक है। लेट्स से कि पाकिस्तान आ जाते हैं तो मैंने कहा एक्सपायर हो जाएगा। अगर किसी एक शख्स इंडिविजुअल के पास सिटीजनशिप है एंड वो पाकिस्तान आ जाता है लाइक फॉर मोर देन 5 इयर्स, हाँ, क्या तो उसमें कोई इशू इसलिए नहीं है क्योंकि वो वीज़ा नहीं है, वो बस फिर आप सिटीजन वो हो गए ना। शिनाख्त आ गई ना, हाँ बेसिकली हाँ पासपोर्ट आ गया, फिर आप जब बिल्कुल। मर्जी जिस जाएं। तरह अगर आपके और पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है हाँ तो हाँ आप जिस मर्जी मुल्क में जितना अरसा रहें आपका वो पासपोर्ट कैंसिल तो नहीं ना होगा। उस ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट के अगेंस्ट आपके स्पाउस पार्टनर बच्चे भी एलिजिबल हो जाते ऑस्ट्रेलियन के अंदर डोमेन के अंदर, या उनके लिए फिर अलग प्रोसेस कराना पड़ता वो डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि कितना अरसा वो रहे हैं ऑस्ट्रेलियन शोर्स पे। तो लेट्स अगर किसी का बच्चा, अगर कोई सिटीजन है और उसका बच्चा ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा होता है तो वो तो एलिजिबल हो जाएगा डायरेक्टली। है? पर उसके अलावा सिनेरियो ये बनता है कि अगर कोई सिटीज़न है और उसने कोई और शादी की किसी और के साथ तो उसका फिर प्रोसेस टोटली डिफरेंट होगा। वो उसकी स्पाउस या उसका जो हस्बैंड है या वाइफ है वो फ़ौरन एलिजिबल नहीं होगी टू गेट अ सिटीजनशिप। तो बेसिकली इसको फर्दर अगर कोई सिटीज़न मैरी करता है तो जो उसका स्पाउस होगा वो बेसिकली स्पाउस वीज़ा पे आएगा।
स्पाउस वीज़ा पे आने के यहाँ पे एक और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी जी। कुछ पाकिस्तानी यूजली जाते हैं अब्रॉड किसी मुल्क में और उधर जाके शादी करते हैं उसकी नेशनलिस्ट के साथ, तो क्या पाकिस्तानी जाके कोई ऑस्ट्रेलियन के साथ अगर शादी करे तो क्या उसको इजीली ग्रांट मिल जाती है सिटीजनशिप? ये इसलिए तो मिल जाती थी 5-10 साल पहले, पर अब डिपार्टमेंट वाले भी काफ़ी समझदार हो गए हैं। तो अब जैसा कि मैंने कहा कि आप अगर किसी के साथ मैरी करते हैं तो वो आपको स्पाउस वीज़ा ही मिलेगा पहले, ठीक है, आप डायरेक्टली सिटीजनशिप भी नहीं मिलेगी, पीआर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, सर्टेन कंडीशंस हैं कि शादी के आपको इतना अरसा, यू नीड टू बी मैरिड फॉर अ सर्टेन पीरियड टू गेट योर। डेफिनेटली उनका पूरा प्रोसेस है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे दोनों इंडिविजुअल से कि भी बताएं जानते भी कि नहीं जानते। अच्छा ये बताएं कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे गए थे ऑस्ट्रेलिया और उधर आपने बेशुमार मुख्तलिफ डायनामिक्स की जॉब्स की हैं, तो प्रॉस्पेक्ट्स की हैं अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा पे जाता है पाकिस्तानी तो उसको कौन कौन सी जॉब्स वो कर सकता है या कर सकती है, एंड सेकंड उसका क्या पीरियड एस्टिमेट एवरेज चलता है उधर? सबसे पहले तो जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं तो अराउंड आपको जो एलिजिबिलिटी मिलती है दैट्स 20 आवर्स अ वीक और 40 आवर्स अ फोर्टनाइट। ठीक है, तो यानी 2 हफ्ते में आप 40 घंटे से ऊपर काम नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत एहतियात करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर आप इस फिगर को ओवर पास मतलब इस फिगर से आप ऊपर अगर चले जाते हैं लेट से, तो उस केस में ये होगा कि अगर डिपार्टमेंट को पता लग जाता है आपका स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। तो जब आपको स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट होता है उस पर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो ज़रूर पढ़िए ऑस्ट्रेलिया आने से पहले कि वो क्या लिमिटेशंस हैं। और जो दूसरा आपका क्वेश्चन था वो ये था कि क्या जॉब्स कर सकते हैं। तो 20 आवर्स के अंदर आप कोई भी, आप प्रोफेशनल जॉब भी कर सकते हैं। लेट्स से कैजुअल अगर आपको कोई आईटी की जॉब मिलती है या अगर आप नर्सिंग में कैजुअल नर्स की आजकल बहुत जॉब्स हैं वो मिलती हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। इट्स अ बिट हार्ड टू फाइंड इसलिए क्योंकि आप स्टूडेंट वीज़ा पे होते हैं तो एम्प्लॉयर्स इतने इंक्लाइंड नहीं होते कि आपको प्रोफेशनल जॉब दें कि आप स्टडीज़ को और वर्क को कैसे मैनेज करोगे। पर मैंने अपने साथ के बहुत लोग देखे हैं जिन्हें प्रोफेशनल जॉब्स भी मिली ड्यूरिंग देयर स्टूडेंट वीज़ा। आपने भी की? मैंने आईटी के अंदर तो प्रोफेशनल जॉब नहीं की थी, पर यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे जॉब मिली थी एज अ रिसर्च असिस्टेंट, जो कि मैंने 3-4 महीने की थी। और उसके बाद जो मेरा सुपरवाइज़र था उसने मुझे एकेडमिक ट्यूटर की बेसिकली रेफ़र किया था जॉब के लिए, जो कि मैंने की थी फॉर अबाउट अ ईयर। तो बेसिकली मैं यही गाइड करना चाहूँगा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसे, कि पाकिस्तानी जब आप ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो हर पाकिस्तानी आपको कहेगा कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो आप उस चीज़ को जहन से निकाल दें। मतलब जो भी फोकस्ड या डेडिकेटेड होता है वो कुछ ना कुछ कर ही लेता है हाथ पैर मार के। मेहनत तो नहीं जाती। मतलब एम फॉर द टॉप कि आप मतलब प्रोफेशनल जॉब के लिए एम करें, अप्लाई करें। हमारा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि पाकिस्तानी अप्लाई नहीं करते और रोते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही। तो सबसे पहला स्टेप तो है कि आप अप्लाई करें, और फिर अगर आपको नहीं मिलती तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि मिली है कि नहीं मिली। पर जनरली स्पीकिंग लोग अप्लाई करते नहीं और वो कहते हैं नौकरी मिली नहीं है। तो उस चीज़ से आप बाहर थोड़ा निकल जाएं। तो प्रोफेशनल जॉब्स के अलावा ये है कि फैक्ट्री में आपको जॉब्स मिलती हैं, दे पे वेल। मतलब 25 से 30 घंटे के दौरान 25 से 30 आपका अर्ली वेज होता है, विच इज़ गुड इनफ। एक और जॉब जो आप उधर कर सकते हैं वो सिक्योरिटी की है, पर उसके लिए आपको साल रहना पड़ता है विक्टोरिया के अंदर। लेट्स से अगर आप विक्टोरिया में, तो साल के बाद आप सिक्योरिटी का लाइसेंस लेके सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हैं, विच इज़ कंपैरेटिवली सिंपल। और हाईएस्ट पेइंग अगर जॉब पार्ट टाइम में देखें तो कौन सी आप रिकमेंड करेंगे जो कि इजीली मिल जाती हैं आपको? वो होगी फैक्ट्री की और सिक्योरिटी की। और ऊबर पे भी आप कर सकते हैं। लाइक ऊबर पे पर आवर निकालना तो बहुत मुश्किल है। लेट से आप ऊबर एक्स करते हैं, पर जो लोग वीकेंड्स पे करते हैं दे आर मेकिंग अबाउट $500-600 ऑन द वीकेंड्स। हाँ। तो इसके अलावा अगर फर्दर हम नीचे जाएं तो ये है कि जब आप शुरू में ऑस्ट्रेलिया आते हैं आपके कोई रेफरेंसेस वगैरह नहीं होते या कोई ताल्लुकात नहीं होते, तो उस केस में आप, अगर आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है पाकिस्तान का, तो आप डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं या फिर आप ऊबर ईट्स की जॉब कर सकते हैं। तो बाकी मतलब दे आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, और भी हज़ार तरह की जॉब्स हैं, पर दे पे यू दे डोंट पे यू दैट वेल। तो इसलिए मतलब मैं यही कहूँगा कि इन जॉब्स पे आप फोकस करें। दूसरा ये है कि कैश पे काम करने से गुरेज करें, क्योंकि एक तो वो आपको अंडर पे करेंगे, दूसरा अक्सर लोग हैं जो कैश पे 20-30 घंटे से ऊपर काम कर लेते हैं, तो वो अगर आपकी कंप्लेन हो जाए तो उसमें देयर आर चांसेस दैट यू माइट एंड अप लूजिंग योर वीज़ा। मतलब जो डिफाइंड गवर्नमेंट की तरफ से कि आप वीकली इतने आवर्स काम कर सकते हैं, अगर उस थ्रेशोल्ड से अगर ऊपर काम करेंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके उसके पीआर पे। वकास आपसे मेरा लास्ट सवाल है कि बीइंग अ पाकिस्तानी जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे बाहर जाते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कौन से ऐसे काम हैं जिनसे आपने निगेट मतलब नहीं करने वो काम, जिससे बीइंग अ पाकिस्तानी एज नेशनलिस्ट
हम पूरी वहाँ पे भी इफेक्ट पड़ता है, एंड सेकंड उनको जो पीआर सिटीजनशिप में हार्डशिप्स फेस करनी पड़ेंगी। अच्छा, तो जब आप ओवरसीज़ ट्रैवल करते हैं तो पाकिस्तान का पासपोर्ट यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले तो उस पासपोर्ट की आप पे फ़र्ज़ है कि मतलब जस्टिस करें उस पासपोर्ट के साथ, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी वैसी हरकत करते हैं तो जो एक इंटायर नेशन है वो उस हरकत की वजह से जज होती है ओवरसीज़। तो आप पे फ़र्ज़ है इसलिए कि बेसिकली क्योंकि होता ये है कि लाइक आपकी किसी हरकत की वजह से या बैड एक्ट की वजह से जो फ्यूचर में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन पे वो इम्पैक्ट पड़े और वो उस तरह रिकग्नाइज्ड होंगे आपकी एक्ट्स की वजह से। बिल्कुल। दूसरा ये है कि जब भी आप आएँ, लुक फॉर द बेस्ट कंपनी दैट यू कैन गेट इन ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्त अच्छे बनाएं बेसिकली, क्योंकि उधर आपकी फैमिली जो है बेसिकली आपके फ्रेंड्स ही हैं। आप अपनी जो फैमिली है उसके साथ तो रोज़ कॉरेस्पॉन्ड भी शायद ना कर सकें टाइम डिफरेंस की वजह से। तो ऐसे लोग हों जो इनकरेजिंग हों, जो आपको सपोर्ट करें अच्छे और बुरे वक्त में। उन लोगों से दूर रहें जो कि नेगेटिव होते हैं या पेसिमिस्ट होते हैं, क्योंकि लोग आपको ऑस्ट्रेलिया में डिस्करेज बहुत करेंगे कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। पर जिस तरह अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर आपकी विल हो और अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड हों तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अपने आप को जो भी पेसिमिस्टिक फोर्सेस हैं उनसे दूर रखें। बाकी ये कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, उधर हार्ड वर्क आपका हमेशा पे ऑफ करता है। थोड़ी सी देर सवेर हो सकती है, इसलिए कभी भी डिसहार्टेंड ना हो इस चीज़ से, फोकस्ड रहें। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि लोग अक्सर कहते हैं कि पढ़ाई का या फ़ायदा नहीं है ऐसा, आप बेशक और जॉब्स करके पैसा कमाएं ये वो। पर अगर आप एक अच्छी डिग्री करते हैं एक अच्छे कॉलेज से, एक अच्छे जीपीए के साथ, तो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आफ्टर ग्रेजुएशन आती हैं, या दरवाजे खुल जाते हैं विद इन ग्रेजुएशन भी आ सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप मीट कर लेते हैं। मीट कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया में रिक्वायरमेंट है फॉर यू टू डू ऑड जॉब्स, पर उस ऑड जॉब्स के साथ आप अपनी स्टडीज़ का भी बैलेंस ज़रूर रखें, फोकस्ड रहें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये भी मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही देखा है कि कई लोगों को अनपेड इंटर्नशिप्स मिल जाती हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो अनपेड इंटर्नशिप्स इसलिए ना करें क्योंकि वो सिक्योरिटी की जॉब करके $30 घंटा कमा रहे हैं। तो इन द शॉर्ट टर्म तो ये बहुत अच्छी एक डील है आपके लिए। पर अगर आपका फ्यूचर में ये रुझान है कि आपने प्रोफेशनल जॉब करनी है, कैरियर ओरिएंटेड है, तो फिर बेसिक इंटर्नशिप फ्री ऑफ कॉस्ट भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपकी एक उसमें लर्निंग हो रही है, आपको ऑस्ट्रेलियन कल्चर का पता लग रहा है। जी ठीक है। तो मेरी तरफ से बस इतना ही है। अगर वकास साहब, आपसे बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए, बहुत शुक्रिया। आज आपने हमारी ऑडियंस को गाइड किया इतना इन डेप्थ में। वकास इज़ फ्लाइंग बैक इन फ्यू डेज टू ऑस्ट्रेलिया। अगर आपके कोई भी सवालात हैं इससे रिलेटेड तो डू आस्क इन द कमेंट्स। वकास भाई ही खुद रिप्लाई कर देंगे एक एक सवाल के आपके। बाकी आई विल ट्राई कि कुछ और टॉपिक्स पे मैं ऑस्ट्रेलियन की वीडियोस बनाऊं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अगर आपने वो दूसरी मेरी शेंजन वीज़ा वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, आखिर में आपके शो हो रही है ऊपर स्क्रीन पे। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई जगह पे किसी नए शख्स के साथ। और साथ जाते जाते मैं बता दूँ, यहाँ पे जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये फ़हद का स्टूडियो है, और फ़हद के चैनल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। डू चेक देम आउट, क्योंकि फ़ोटोग्राफी कमाल की इनकी। अल्लाह हाफ़िज़।